बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल इस्लाम और मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादरी। आप सभी तक हमारा सलाम पहुँचे। नाज़रीन, मुल्क भर में और जम्मू कश्मीर में आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से क्या कुछ रहा आपको आगाह करेंगे और इसके अलावा मौसम से मुतल्लिक़ ख़ास जानकारी। लेकिन प्रोग्राम में आपको खुसूसी सेगमेंट होगा जम्मू कश्मीर में आपकी बार 26 जनवरी की तकरीब पर कौन लोग हाजिर हो सकते हैं और कौन लीडरान एब्सेंट हो सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद गनी लोन, डॉक्टर शाह फैसल, उमर अब्दुल्ला, कमोबेशी लीडरान में से कौन से लीडरान होंगे जो स्टेडियमों का रुख कर सकते हैं। खबर की तफसील जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। लेकिन इसी बीच में बड़ी खबर कि अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ़ बुखारी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन को याद होगा कि मुल्क को इस वक्त सिक्योरिटी के चैलेंजेस बहुत सारे सरहदों से है और आज की ताज़ा जो हमने स्टैंड ऑफ देखा उसमें एक बार फिर चाइना ने आपकी बार नकोला के मुकाम पर सिक्किम के आसपास में सरहदों में आपकी बार बहुत ज़्यादा स्टैंड ऑफ दोनों मुल्कों के बीच में रहा और आखिरी खबरें आने तक फ़ौजों ने माकूल और मुनासिब जवाब दिया और देखते ही देखते बड़ी तादाद में चाइना के फ़ौजी जो है ज़ख्मी हुए, जिनकी तादाद 2 दर्जन के करीब बताई जाती है। इससे कबल लद्दाख के सरहदों में भी इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान चाइना के फ़ौज ने काफ़ी हद तक मुल्क के इस तरफ आने की कोशिश की थी, जिसके बाद फ़ौजों ने ज़बरदस्त जवाब दिया था और मामला टल गया। इस बीच में चाइना और लद्दाख के बॉर्डर के बीच में सिक्योरिटी लेवल के हाई कमांड ऑफिसरों की मीटिंग कल मुनक्किद हुई थी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के मुकाम पर इस तरह का चैलेंज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को अब चाइना की फौज से मिल रहा है। आखिरी इत्तलात मिलने तक नकोला और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी गश्त मजीद तेज कर दी और सरहदों पर चौकसी को बढ़ा दिया गया। ये वजह नहीं हो सकी कि आखिर इन इलाकों में चाइना की फौज ने इस तरफ आने की कोशिश किस वजह से की। बताया जाता है कि चूँकि भारत और चाइना के बीच में हालात इंतहाई कशीदा गुज़श्ता कई महीनों से है और इसका खमियाजा आज भी सरहदों पर आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। लद्दाख कारगिल के बाद इस तरह की चाइना की फ़ौज की कशीदगी और उसके बाद पेशकदमी को लेकर आज मुल्क भर में पूरा दिन सिक्योरिटी अफसरान और सीनियर लीडरान की मीटिंग का सिलसिला सुबह से जारी रहा। देखने वाली बात होगी चाइना और भारत के बीच में लगने वाली इन सरहदों पर कशीदगी के क्या माने हैं और इसका किस तरह से जवाब दिया जा सकता है। जहां सरहद पर मिलिट्री लेवल पर हाई लेवल पर मीटिंग का सफ़र शुरू कर दिया गया, सिक्किम और आसपास में भी इसी तरह की कोशिशें शाम देर गए तक जारी थीं। नाज़रीन, ये तो था ग्राउंड रिपोर्ट में सरहदों का हाल। लेकिन अब आप वापस लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी की तकरीबात का इनेकाद कल से तकरीबन 9 बजे से शुरू होगा। थोड़ा सा आपको तफसील बता दूं कि कल 9 बजे सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर और जम्मू में बैक वक्त तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जहां पर सीनियर कमिश्नर सेक्रेटरी जो है मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे और तिरंगा फहराया जाएगा। बताया जाता है कि शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में रियासती गवर्नर के एडवाइज़र बसीर अहमद खान मेहमान खुसूसी होंगे और वो मार्च पास्ट पर उन्हें सलामी दी जाएगी और तिरंगा लहराया जाएगा। इसी तरह से खुर्शीद अहमद सनाई कमिश्नर सेक्रेटरी, वो सिविल सेक्रेटरीट में इस वक्त विंटर इंचार्ज भी हैं, तो वो वहाँ पर मेहमानी खुसूस के तौर पर मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। सरहद के इस तरफ अगर हम डिस्ट्रिक्ट मकामात की बात करें तो सरहदी ज़िला कुपवाड़ा, बांडीपोरा, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग और मुतअद्दिद इलाकों में आपकी बार SDM लेवल तक जो अफसरान हैं वो मार्च पास्ट पर वहाँ पर मौजूद रहेंगे और तिरंगा लहराएंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के दफातर जम्मू और श्रीनगर में बैक वक्त इस तरह की तकरीबात का इनेकाद बड़े स्टेडियमों की तकरीब के फ़ौरन बाद इनेकाद किया जाएगा। इसी तरह से अब देखने वाली बात होगी कि आपकी बार क्या इन तकरीबात का हिस्सा साबिक वज़राए आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती हो सकती या नहीं, क्योंकि 4 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर के बाद बतौर एहतजाज मरकज़ की किसी भी बड़ी मीटिंग के साथ अभी तक इन 3 लीडरान ने कोई बड़ी बात नहीं रखी। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तलबी EDI की तरफ से कई बार की गई, लेकिन उसके बाद किसी भी तरह की मुलाकातों का सफ़र अभी तक साबिक 3 वज़राए आला की तरफ से मुनक्किद नहीं किया जा सका।
آپ کو یاد ہوگا کہ جموں کشمیر میں چاہے گورنر راج ہو یا عوامی سرکار ہو، ان تینوں لیڈران کو ہم نے اقتدار سے باہر یا اقتدار کے اندر اسٹیڈیموں میں فرنٹ رو پر بیٹھتے دیکھا، چاہے وہ محبوبہ مفتی ہوں، عمر عبداللہ یا ڈاکٹر فاروق عبداللہ، چونکہ 4 اگست کے بعد مرکز کے ساتھ مخاصمت بڑھتی جا رہی ہے اور اس بیچ میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ ان لیڈران میں سے کون سا لیڈر ہوگا جو اسٹیڈیم کا رخ کر سکتا ہے۔ حالانکہ کچھ دن قبل آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پارلیمانی ڈیلیگیشن سے ملاقات کی، چونکہ وہ خود پارلیمنٹیرین ہے، وہ چونکہ سینٹرل کشمیر سے خود عوامی نمائندگی پارلیمنٹ میں کرتے ہیں، لہٰذا اس ملاقات کے سرکاری کسی طرح طور طریقے سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ تینوں لیڈران میں سے شاید ڈاکٹر فاروق عبداللہ اسٹیڈیم کا رخ کر سکتے ہیں۔ اگر تینوں لیڈران میں سے کسی نے بھی اسٹیڈیم کا رخ نہیں کیا، تعجب نہیں، حیرانگی کی بات نہیں، بلکہ کہنا پڑے گا کہ جموں کشمیر کے لیڈران جو سالہ سال سے جموں کشمیر میں پرچم کشائی کرتے رہے اور ان دنوں پر نہ صرف وہ ترنگا پھہراتے رہے بلکہ بعد میں شام کو ایٹ ہوم کا اہتمام تمام سول سیکریٹریٹ اور سینئر پولیس افسران کی موجودگی میں عشاء کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا۔ اب کی بار کووڈ-19 کی وجہ سے اور اس کے پروٹوکول اور گائیڈ لائنز کی وجہ سے کیا جموں اور سری نگر میں ایٹ ہوم کا اہتمام ہوگا یا نہیں، لیکن اس سے سب سے بڑی نظریں اب کی بار لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جموں میں تقریب اور اس کے بعد ایڈوائزر بصیر احمد خان کی سری نگر میں تقریب میں مہمانی خصوصی کے طور پر شریک ہونا اور فرنٹ چیئر پہ اور فرنٹ رو پہ انتظار تمام ٹیلی ویژن چینلوں کا ہوگا۔ کیا ان 3 لیڈران میں سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، سجاد لون، ڈاکٹر شاہ فیصل اور دیگر سینئر لیڈران میں سے کون سا لیڈر اب کی بار 26 جنوری کی تقریب کا حصہ ہوگا؟ ناظرین، ملاقاتوں کی بات کر رہے تھے تو چرچا اب تھوڑا سا آپ کو دلی لیے چلتے ہیں۔ دلی سے سب سے بڑی خبر اس وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم۔ دلی میں اپنی پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر تعلیم سعید الطاف بخاری پرائم منسٹر نریندر مودی سے ملاقات کر چکے ہیں۔ آپ کو ہم ابھی بتا رہے تھے کہ 26 جنوری کی تقریب میں کون کون لوگ لیڈران شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اسی بیچ میں نئی دلی سے بڑی خبر، اپنی پارٹی کے سربراہ سعید الطاف بخاری نے پرائم منسٹر نریندر مودی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات DDC چناؤں کے فوراً بعد اب کی بار پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ 26 جنوری سے صرف ایک دن قبل اس طرح کی ملاقات کے معنی کافی اہم ہو سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک میمورنڈم سعید الطاف بخاری نے پیش کیا، 4G کی واپسی کا مطالبہ کیا، انڈسٹریل پالیسی کے لیے کروڑوں روپے کے اعلان کا خیر مقدم کیا، لیکن پرائم منسٹر سے تقاضا کیا کہ اپنے الفاظوں پہ پابند رہیں، یہ پیسہ واقعی خرچ ہونا چاہے۔ امپلائمنٹ پالیسی کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ سعید الطاف بخاری نے میمورنڈم میں اس بات کو بھی لکھا کہ جموں کشمیر میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے اقدامات جنگی بنیادوں پر اٹھانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تاہم UPSC امتحانات میں اب کی بار عمر کی حد میں چھوٹ دینے پر پرائم منسٹر کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ منٹوں تک اس ملاقات میں پرائم منسٹر نے یقین دلایا اور سعید الطاف بخاری کو خندہ پیشانی کے ساتھ سنا کہ ان معاملات پر ہمدردانہ غور کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ رپورٹ اپنے میزبان اور نیوز ایڈیٹر تجمل اسلام کے ساتھ۔ ناظرین، اگلی خبر بھی جموں کشمیر میں سیاست کی اور ہی ہمیں کھینچ رہی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر اور سابق مرکزی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز نے آج اپنا بیان جاری کیا۔ بیان میں انہوں نے سجاد غنی لون کے PhD سے باہر آنے پر اتفاق رائے پیدا کی۔ انہوں نے کہا یہ وقت کی ضرورت تھی، کوئی بھی پارٹی اپنی پارٹی کو قربان نہیں کر سکتی ہے۔ جب آپ PhD میں جائیں گے تو آپ کو اپنی پارٹی قربان کر کے وہاں جانا ہے، یعنی اپنی پارٹی مطلب ہے پیپلز کانفرنس کا وجود، نظریہ، نصب العین، طریقہ کار اور آنے والے کل کے لیے پیپلز کانفرنس کے پاس کیا فارمولہ ہے۔ سجاد غنی لون کو وہ فارمولہ قربان کر کے ہی PhD میں زیادہ وقت ٹھہر سکتا تھا۔ پروفیسر سیف الدین سوز نے کہا سجاد غنی لون کا فیصلہ بر وقت ہے، صحیح ہے، کیونکہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ قربان کر کے لیڈر جو ہے اپنے مفادات اور اجتماعی مفادات کو قربان نہیں کر سکتا ہے۔ تاہم سوچا جا سکتا ہے کہ جموں کشمیر میں جب آپ PhD کے ساتھ جڑے اس وقت آپ کس پارٹی کے ساتھ تھے؟ اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچا تھا۔ آپ کتنی بار سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ کیا ایک ہی بار آپ سوچ نہیں سکتے ہیں؟ جب آپ PhD کا حصہ بنے
تو उस वक्त आपने क्या इत्तेफाक राय कायम किया? जब आप बाहर आए तो आपने किन मुद्दों के बाद वापसी की और कहा कि अपनी पार्टी में रहकर यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में रहकर ही जम्मू कश्मीर के नजरिए को देखा जा सकता है? ताहम आपको याद दिला दूं, सज्जाद गनी लोन ने PhD से अलग होने के बाद कहा था कि हमारे मामलात और मुद्दे एक जैसे हैं, उनसे इनहराफ नहीं किया जा सकता। ताहम कुछ मुद्दे हैं जिससे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तहरीरी तौर पर सज्जाद गनी लोन ने आगाह किया था। नाज़रीन, अब एक अहम खबर। जम्मू कश्मीर में अब से कुछ देर पहले सईद अल्ताफ बुखारी की मुलाकात के दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को शुक्रिया अदा किया जो कोविड वैक्सीन अब कश्मीर में पहुंच गई है। और कोविड वैक्सीन के लिए आपको बता दूं कि भारत अब दीगर ममालिक को भी 1 लाख के करीब कोविड वैक्सीन फराहम करेगा, जिसमें जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश और उसके बाद कई एक ममालिक शामिल हैं, जिसमें भारत ने दावा किया कि वो कोविड वैक्सीन इन ममालिक को भी देगा। बात इसलिए अहम बनती है कि कश्मीर घाटी में आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने एक दरबार सजाया था। दरबार में श्रीनगर में महकमा तालीम के टीचर्स और सीनियर अफसरान मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है इसलिए अब फरवरी के बाद जो ही 1 मार्च से कबल स्कूल खोले जाएंगे और जो ऐलानात होंगे उसके ऐन मुताबिक जब स्कूल खोले जाएंगे तो उस वक्त किस किस्म की तैयारी होनी चाहिए। इधर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सरबराह डॉक्टर निसारुल हसन ने अपना बयान जारी करते हुए कहा था अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खोलेंगे तो आपको बच्चों और टीचर्स और फैकल्टी को कोविड वैक्सीन पहले देना होगा, उसके बाद दरवाजे खोलने होंगे। डिप्टी कमिश्नर को इस मौके पर महकमा तालीम के आला अफसरान ने यकीन दिलाया कि अगर स्कूल खुल गए तो तमाम प्रोटोकॉलों का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि पिछले 1 साल से कोविड की वजह से तमाम जो स्कूल हमारे हैं वो बंद रहे हैं। बीच में ऑनलाइन क्लासेस की डिस्कशन रही लेकिन उतना सक्सेसफुल वो नहीं हो पाया। अब क्योंकि स्कूल्स अब ओपन करने की बात है, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस भी आई हैं अभी जो 1 फरवरी से जम्मू में शुरू हो रहे हैं। उसके बाद विंटर जोन में और जिसमें हमारा कश्मीर आता है उसमें 28 फरवरी तक हमारे पास विंटर वेकेशंस हैं। उसके बाद जब स्कूल्स ओपन होने हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि स्कूल्स को प्रिपेयर किया जाए सेफ्टी नॉर्म्स को लेके। इसको लेके चलते हमने एक 1 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें 1000 से ज़्यादा स्कूल जिनको स्कूल सेफ्टी प्लान जिनका बनाया जाएगा, बच्चों को ट्रेन किया जाएगा, पेरेंट्स से इंटरेक्शन की जाएगी और सबसे पहले हमने टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग से शुरू किया है। इसके साथ साथ स्कूल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने की ज़रूरत है क्योंकि अब कोविड प्रिवेंशन नॉर्म्स के तहत आपको डिस्टेंसिंग स्कूल में रखनी बड़ी ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट स्कूल्स में दी जाए। सेफ्टी और हाइजीन के लिए स्कूल्स को सपोर्ट की ज़रूरत है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने जा रही है। उससे के साथ साथ जो टीचर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बड़ी ज़रूरत है। तो जितने भी टीचर्स हैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमने शुरू किया है। हर एक स्कूल जहाँ पे हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसको सर्टिफिकेट दी जाएगी कि यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन का मटेरियल बच्चों के लिए दिया जा रहा है ताकि वो अवेयर और एजुकेटेड रहें। पेरेंट्स के साथ एक क्लोज इमोशनल बॉन्डिंग रखने की ज़रूरत है टीचर्स को, उसके लिए टीचर्स को तैयार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 20-25 दिन में एक जो मिशन मोड पे हम काम कर रहे हैं सभी स्कूल्स के साथ टाई अप करके सभी पेरेंट्स तक आउटरीच करने के लिए और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए ताकि हमारे सारे जो स्कूल्स हैं वो स्मूथली ओपन किए जाएँ और इस पीरियड को हम यूटिलाइज करें बच्चों को तैयार करने के लिए, पेरेंट्स को तैयार करने के लिए। तो हर एक स्कूल का अपना एक सेफ्टी प्लान बन रहा है और हर एक स्कूल में जैसे हैंड वॉश हाइजीन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सोप्स देने की ज़रूरत है या डिसइंफेक्टेंट स्कूल्स के लिए देने की ज़रूरत है, या इस नई डायनामिक्स में स्कूल को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने की ज़रूरत है वो हम करने जा रहे हैं। तो इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लगभग 450 जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, 500+ प्राइवेट स्कूल्स हैं, 100 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो सबके लिए ये प्रोग्राम भी मैंडेटरी रहेगा। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं स्कूल्स के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर उनको भी हम एम्पावर कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन मेकिंग है, कहीं बच्चों को सिक लीव देने की ज़रूरत है या फैकल्टी को देने की ज़रूरत है या कोई स्टेप स्कूल में लेने की ज़रूरत है तो वो उसमें एम्पावर्ड रहेंगे। साबिक डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN यतू ने डायरेक्टर टूरिज्म का चार्ज संभाला। हमारे साथी सईद रूफ फारूकी के साथ खसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में पर्यटक या टूरिज्म के लिए हमें बहुत कुछ आगे बढ़ना होगा क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ जब जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का फुटफॉल तकरीबन न होने के बराबर था। ताहम उन्होंने मसरत और खुशी का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर में अब की बार बर्फबारी की वजह से न सिर्फ विंटर स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ों से भी
टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट किया जा सकता है। जीएन यतू ने अपनी बात आगे मजीद बढ़ाते हुए कहा, हमारी कोशिश ये रहेगी जो और भी हमारे एरियाज़ है टूरिज़्म के हवाले से जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जैसे एडवेंचर टूरिज़्म है, स्पोर्ट्स टूरिज़्म है, ये वाटर स्पोर्ट्स टूरिज़्म है। इसी तरीके से जो हमारा हेरिटेज टूरिज़्म है वो इस वक्त अगर आप देखेंगे पेंडेमिक के चलते हुए इस वक्त जो टूरिस्ट है हमारा, या चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो वो ये नए एरियाज़ को जो है टूरिज़्म अट्रैक्ट करने के लिए हमारी कोशिश होगी कि एक नया हम टूरिज़्म का सेक्टर बढ़ा देंगे जिसमें एडवेंचर टूरिज़्म पे जोर होगा, हेरिटेज टूरिज़्म पे जोर होगा, जिसमें हमारे जो पिलग्रिम टूरिज़्म जो है काफ़ी अच्छा स्कोप है। इसी तरीके से जो वाटर स्पोर्ट्स में एक अच्छा सा स्कोप है हमारा टूरिज़्म का। तो इसके अलावा जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इन जगहों पे जो है टूरिस्ट सेक्टर्स डेवलप करने की बहुत सर्किट्स बनाने की काफ़ी ज़रूरत है। चाहे टूरिस्ट हमारा आता है, जैसे गुलमर्ग आता है, जब उसको फिर पहलगाम जाना होता है तो उसको 2 दिन का हाल्ट जो या श्रीनगर में करना पड़ता है या फिर गुलमर्ग में करना पड़ता है। तो हम ऐसा एक प्लान सोच रहे हैं कि जिसमें आगे जाकर के सर्किट्स हमारे बने, एक टूरिस्ट एक जगह। एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, अभी जो इस इंडस्ट्री के साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि एक तो पेंडेमिक ऊपर से हालात की वजह से काफ़ी ज़्यादा असर टूरिज्म पे पड़ा है। तो किस तरह कोशिश होगी बाहर के टूरिज्म को यहाँ पे लाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि जब बाहर का टूरिस्ट, विंटर है आपकी गुलमर्ग में, स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, तो किस तरह बाहर के टूरिस्ट को यहाँ लाने की कोशिश की जाएगी? सबसे पहले तो जैसे आप देखते हैं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ऑल अराउंड जो है वो टूरिस्ट प्रमोशन के लिए पब्लिसिटी, रोड शोज़ वगैरह करते हैं। जैसे हमारे मुझसे पहले जो डायरेक्टर साहब रहे निसार साहब, उनकी टीम ने, सेक्रेटरी टूरिज़्म ने जगह जगह जो है रोड शोज़ करे हैं, जिसका आज हम नतीजा देखते हैं कि हमारा इस वक्त गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर बहुत टूरिस्ट का रश है। लेकिन ये आज की अचानक नहीं हुआ बल्कि एक पब्लिसिटी प्रोसेस का नतीजा है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, चूँकि ये आगे फरवरी का महीना हमारा आता है, फरवरी में और फिर मार्च में जो हमारे पूरे कंट्री में पैकेजेस बन जाते हैं या पेरेंट्स को बच्चों की छुट्टियां होती है, तो इसको एनकैश करने के लिए हमारा प्लान यही है कि जगह जगह जाकर के हम रोड शोज़ करें, टूरिस्ट्स को यहाँ की जो है वो अट्रैक्शंस उनको बता देंगे। नाज़रीन, अब आपको ग्राउंड रिपोर्ट में ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं। यह हैं काजीगुंड के एरिया की। जब 2 से 3 दिनों तक मुसाफिर दरमादा पड़े हो तो उनकी हालत क्या होगी, हमारे नुमाइंदे ने उनसे बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा जब बर्फ़ पड़ी, जब दरवाजे दोनों तरफ से बंद हुए, जब हमने नेशनल हाईवे के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ से रास्ते बंद पाए तो ऊपर अल्लाह था और नीचे उनकी याद करते रहे। आपको याद होगा कि बानहाल में एक दिन कबल इसी तरह टाटा मोबाइल में 2 कुपवाड़ा के अफराद की जान चली गई, जो कि रास्ता बंद होने की वजह से न उधर जा सके न इधर जा सके। मुसाफिरों ने कहा हम भटकते रहे, हमने आवाज़ें दी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कोई परेशान हाल नहीं रहा। ताहम आपको याद दिलाना चाहूँगा कि काजीगुंड और मुतअद्दिद इलाकों में जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो कुछ दिन पहले एडवाइजरी भी जारी की जाती है बर्फबारी की। थोड़ा सा हमें भी अपनी सेहत का, अपनी ज़िंदगियों का ख्याल रखना होगा। लेकिन जो लोग इत्तेफाक से अब की बार एक बार फिर बर्फबारी के मौसम में वहां दरमादा होकर रहे, उनका ख्याल रखना हमारा अवलीन फर्ज बनता है। कोई नहीं है हमारे पास, कोई नहीं है, ना यहाँ रहने की व्यवस्था, ना सोने की व्यवस्था है, ना खाने की कोई व्यवस्था है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गाड़ी में सब बैठे पिछले 1.5 दिन से, और डंडे मार मार के भगाते हैं कि जाओ, या तो प्लेन एग्जैक्ट टाइम बताएं कि हम आज छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे। कोई व्यवस्था नहीं है। आप आइए देखिए मेरे साथ गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे बैठे पिछले 1.5 दिन से बैठे। दोनों टनल में से एक टनल खोला हुआ है, इन्होंने दूसरा टनल भी नहीं खोलते हैं। सिस्टम का बिल्कुल टोटल यहाँ पे अभाव है। हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, ये सोच के आते हैं कि कश्मीर यहाँ पे मतलब जन्नत है, और ये जन्नत में यहाँ पे आके हम लोग फंस जाते हैं, तो कौन आएगा यहाँ पे, बताइए आप। नाज़रीन, नेशनल वोटर्स डे के सिलसिले में अब तकरीबात का इनेकाद जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पे जारी है। शुमाल और जुनूब के मुतअद्दिद इलाकों में आज भी तकरीबात का आगाज हुआ। इस मौके पर कई नए लोग भी अब वोटर फहरिस्त में इंदराज होने पर ज़बरदस्त मसरत का इजहार करते हैं। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि नेशनल कौमी वोटर्स डे का मतलब कि जब आप अपने वोट का ख्याल रखेंगे तो आने वाले दिनों में
बिल की जमानत आपके हाथ में सही मानों में देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और यूनियन टेरिटरी यानी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में नेशनल वोटर्स डे के मौके पर अब की बार तकरीबात का इनेकाद किया गया। वोटरान को अब की बार ये बताने की कोशिश की गई कि आपका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने से आपको कितने फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो आप अपने मुंतखब नुमाइंदों को ना ही सिलेक्ट कर पाते हैं ना ही इलेक्ट कर पाएंगे। आज पूरे मुल्क में जो 11वां नेशनल वोटर डे है वो मनाया जा रहा है। ये 2011 से ये नेशनल वोटर डे मनाना जो है वो शुरू हुआ था। तो इसमें सेलिब्रेट करते हैं हम अपनी जमहूरियत को, इलेक्शन कमीशन के काम को, उनका कलीदी किरदार रहा है जमहूरियत को जड़ें जो है मुल्क में मजबूत करने के लिए। असल का थीम जो है वो जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं सारे, जैसे मैं बात भी कर रहा था, जिसमें आपके ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन है, ग्रीवेंसेस हैं, एपिक्स कार्ड जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं बेसिकली ये जो हमारे वोटर हैं उन्हें एम्पावर कर रहे हैं, उन्हें विजिलेंट कर रहे हैं कि हमारी वोटर लिस्ट जो हैं वो कितनी शफाफ हैं। और एक जो शफाफ, ट्रांसपेरेंट, एरर फ्री वोटर लिस्ट है वही इलेक्शन करवाने की एक बुनियादी इकाई होती है। तो ये थीम इस साल का इसी जगह था कि आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे यूज़ करके आप अपने वोटर को। नाज़रीन, अब आपको नज़ारा दिखाते हैं। यह है हंगरीकूट से लेकर रावतपोरा कुपवाड़ा तक 7 किलोमीटर की मुसाफत पैदल तय करना कोई हैरान कुन बात नहीं है, लेकिन दर्द ज़हन में मुब्तला एक खातून को जब अस्पताल जाने की बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत पड़ी तो गाँव देहात में रास्ते और बर्फ़ हटाना इतना आसान नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ज़्यादा भी दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं। शमीम साहिल हमारे नुमाइंदे ने कुपवाड़ा के रावतपोरा के इस एरिया से भेजी, जहाँ पर कई एक किलोमीटर तय करने के बाद दर्द ज़हन में मुब्तला खातून जो है उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इससे कबल आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में दूर दराज इलाकों में रास्ते खोलने और रास्ते दोबारा बहाल करने की कोशिशें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी है, लेकिन इन दूर दराज इलाकों में अब की बार इस तरह के इंतजामात नहीं कर पाए गए और ना ही हमने इस तरह के इंतजामात देखे गए जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गाँव देहात के रास्ते से बर्फ हटाने में सूरत लाई गई हो। हम मानते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इन दूर दराज इलाकों तक बर्फ हटाना, लेकिन जब इनफरादी और इंडिविजुअल केस इस तरह से हैं तो आप कहीं ना कहीं सरकारी 4x4 गाड़ी या चॉपर का इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना। ये जो बर्फबारी हुई थी इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी के हिसाब से रोडों को क्लियर करना था। तो फर्स्ट प्रायोरिटी की रोड्स जो थे कल शाम तक हमारी क्लियर हो चुकी थी। हालांकि उस रोड पे भी काम लगा हुआ था, लेकिन वो काफ़ी हिली एरिया है। आज भी इस वक्त भी वहाँ पे 2 मशीनें हमारा AWO तहसीलदार मौके पे है, तो हमें उम्मीद है कि आज शाम तक उसको भी हम क्लियर करेंगे, क्योंकि बर्फबारी का मसला है और स्टेप वाइज काम करना पड़ता है। तो मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑन जॉब है और वो एडमिनिस्ट्रेशन का फुली कोऑपरेट करें और साथ दें, ताकि हम उनकी लिए जो है काम करें और उनको सहूलियात बहाम पहुंचा सकें। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक जम्मू कश्मीर के वजीर मोहम्मद अशरफ मीर ने आज ज़रा इब्लाग से पार्टी के सदर दफ्तर वाक़या शेख बाग श्रीनगर में अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा जम्मू में जो वाक़या पेश आया नानक नगर में बदकिस्मत से पेश आया, लेकिन उसके बाद आंखें बंद करके लवाकीन के बयान को भी सुनने की थोड़ा सा आप हिम्मत पैदा करें। उन्होंने कहा मामलात असला क्या है कि उसकी तहकीकात सही मानों में होनी चाहिए। आपको याद होगा नानक नगर में एक ATM गार्ड के कत्ल के सिलसिले में मुबैना तौर अश्तियों बांडीपोरा के 2 तालिब इल्मों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस ने कहा कि ये इस कत्ल के केस में मुलविस हैं। मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा कि तहकीकात को मजीद बेहतर किया जा सकता है और जो अफराद खाना की तरफ से अब बात की जाती है कि उनके बच्चे इस कत्ल में मुलविस नहीं है, उस पर भी सोचा जाना चाहिए। ATM गार्ड का हादसा हुआ है, इसमें तो सरकार के पास एक तो ATM के अंदर तो CCTV कैमरा होता है और ATM के बाहर भी CCTV कैमरा होता है, एरियाज में CCTV कैमरा होते हैं। अगर पेरेंट्स ने
सरकार से गुजारिश की है, अपील की है कि इसमें थॉरो प्रोब किया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। सरकार के पास ऐसा सिस्टम है, वो प्रोब करने चाहिए और जो कल्प्रिट है उसको बुक में लाना चाहिए। लेकिन हौश पौश में किसी इस मामले में अगर कोई इंक्वायरी हो जाए तो उनका ये कहना है कि पेरेंट्स का कि उनके जो बच्चे हैं वो उन्होंने कसूरवार नहीं है। अगर उनका रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से तो करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि टाइम विल टेल अस कि कौन रियल कल्प्रिट है। महकमा बिजली का हाल जम्मू कश्मीर में कैसा है, साबिक वजीर ममलिकत मोहम्मद अशरफ मीर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में तरसीली लाइनें और आम बिजली पोलों की बात करें तो सरकार तो हमने देखी है, लेकिन इतना बुरा हाल बिजली का नहीं देखा। कौमी शहरा के हवाले से उन्होंने कहा कि कौमी शहरा पर जो सड़कों की हालत खराब हो चुकी है, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मतबादिल के तौर पर हम दूसरे रास्ते इख्तियार कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से आ रहे हों। जो स्ट्रैंडेड, खासकर जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स है तो बहुत मुश्किलात में है, तकलीफ में है। तो बदकिस्मती है कि हमारे पास यहाँ पर इंतजामिया में एयरलिफ्ट पैसेंजरों की कोई फैसिलिटी नहीं है, और जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स वहाँ पर है उनके लिए वहाँ पर खाने पीने की सुविधा ठीक नहीं है, और जो कुछ भी वो मैनेज कर रहे हैं बड़े महंगाई में उनके पास पैसा भी नहीं है, उनके लिए अकोमोडेशन की फैसिलिटी वहाँ पर अच्छी तरह नहीं है। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं हमारे लोग। हमारी गुजारिश है कि ऑनरेबल एलजी साहब अगर इनको एयरलिफ्ट कराएंगे तो ये पैसेंजर्स जो तकलीफ में हैं उनकी तकलीफ दूर होगी। आपने हाल ही में देखा होगा, बड़े अनफॉर्चुनेट सीन है कि 2 पैसेंजर्स तो हाईवे जो में फंस गए थे, वो गुजर गए, वहां पर बीमार हुए, क्या किस किस्म की इमरजेंसी उनके यहाँ हुई तो, लेकिन वो गुजर गए, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है वहां पर। तो लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं, हमारे पास शिकायतें भी आ रही हैं कि बहुत मुश्किलात है नेशनल हाईवे के पैसेंजरों में जो खासकर फंसे हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में अपनी तबीयत के मुताबिक अवामी मामलात हम सरफहरिस्त रखते हैं। रानिल, कंगन, गांदरबल के मकामी लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। हमारे साथी सलीम वानी के मुताबिक इलाके में ये लोग 6 महीने अपने माल मवेशी लेकर पहाड़ियों का रुख करते हैं ताकि सरसब्ज यहाँ पर घास का इस्तेमाल जानवरों के लिए किया जा सके, उसके बाद वापसी करते हैं। लेकिन दूर दराज इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों का महकमा जल शक्ति की कारकर्दगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन लोगों के लिए पानी का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इन मामलात को फौरी तौर पर हल करें। इमरान भट्ट विलेज रेविल से बोल रहा हूँ, और जिस वार्ड के अंदर इस टाइम हम बैठे, ये वार्ड हमारा, इसका नाम कालसपति आता है। तो बदकिस्मती वजह ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट हमारे हैं वो कोई भी हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। हालांकि इस वार्ड में ज्यादा इतनी मसाइल है कि इनके पास रोड भी नहीं है, इनके पास तार भी नहीं है, पोल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी की टैंकी भी नहीं है, और न होने की वजह से इतनी प्रॉब्लम, स्टोर्स भी नहीं है ताकि ये चावल यहाँ से खरीदने काफी 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। एक तो ये एसटी है यहाँ के रहने वाले, और दूसरी बात इनके पास जब पानी नहीं है और पानी न होने की वजह से इनके पास तब भी 1 साल का बिल आता है, और इनके पास न पानी की टैंकी है, न पाइप्स है। तो मैं गुजारिश करता हूँ, और ये 6 महीने अपने घरों के अंदर रहते हैं और 6 महीने उसके बाद जंगल की ओर जाते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से, आला हुकाम से, और ज्यादातर अपने ड्यूकॉम से, गवर्नर साहब से और डीसी साहब से, इन डिपार्टमेंट को मेरे विलेज के अंदर भेजिए ताकि वो देखिए क्या मसाइल है, इन मसाइलों को जल्दी से जल्द हल की। नाज़रीन, 5th सेमेस्टर के लिए सोपोर में आज कई एक तलबा ने अपना एहतजाज दर्ज किया। एहतजाज की वजह उन्होंने कहा कि हमने वक्तन फ़ौक्तन काफ़ी शराफत के साथ जम्मू कश्मीर सरकार को आगाह किया था कि 4G के बगैर उनके एग्जामिनेशन मुमकिन नहीं है, ताहम आज पता चला कि 4G के बगैर ऐसा मुमकिन भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को फौरी तौर पर 4G सर्विस को बहाल करना होगा ताकि तलबा का जो मुस्तकबिल है उससे तारीख होने से बचाया जा सके। इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं 5th सेम के स्टूडेंट्स बाय 2018। हम बस यही चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, हम बच्चों ने कुछ पढ़ा ही नहीं। हम खाली मतलब ग्रेजुएशन से खाली 1 सेमेस्टर में हम कॉलेज आए थे, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने खाली फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में पढ़ा, बाकी हम घर में ही थे। हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है,
और वो लोग बोलते हैं कि सेकंड वीक ऑफ फरवरी में आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। हम स्टूडेंट्स रेडी नहीं है उसके लिए। अब ये या 50% सिलेबस रिडक्शन होना चाहिए या हमारा एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। जाते जाते आपको मौसम से मुतल्लिक़ जानकारी दे दूं। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आज शाम से लेकर 29 जनवरी तक मौसम काफ़ी खुश्क रहा, और इस बीच में अगर मौसम खुश्क रहा तो आपको अपनी तबीयत का और सेहत का और ज़्यादा ख्याल करना होगा, क्योंकि खुश्क साली की वजह से आपने दिन में सूरज देखा, लेकिन रात में माइनस टेम्परेचर की वजह से कल रात भी श्रीनगर में जो कम से कम दर्जा था वो -5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसलिए आप थोड़ा सा और ज़्यादा ख्याल रखें। और खुश्क साली की वजह से और सूरज का दिन में बादलों की ओट से बाहर निकलने का मतलब है धूप ज़रूर है, लेकिन इस धूप का एहतियात आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। फिसलन बहुत ज़्यादा है, ड्राइविंग सुबह शाम करते वक्त थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात करें। तो दीजिए अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम को इजाज़त, इस वादे के साथ कि कल शाम 6:30 बजे गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर खबरों का सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन फ़िलहाल देश और दुनिया की खबरों का सफ़र जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।